राहुल सुबह ओटी पहुंचा और एक लॉज के सामने उसने अपनी गाड़ी रोकी। वो कुछ दिन अकेले ही समय बिताना चाहता था। उसने एक लॉज में कमरा लिया। इस लॉज में एक मैनेजर और एक हेल्पर था। जाड़े के दिन थे, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहे थे। मैनेजर को इस मौसम में किसी भी गेस्ट के आने की उम्मीद नहीं थी। अचानक राहुल को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैनेजर ने राहुल को देखते ही कहा, आइए सर, वेलकम। थैंक यू। मुझे एक हफ्ते के लिए एक सिंगल रूम चाहिए। सर, आपका नाम, आईडी कार्ड कुछ? राहुल मेहरा, ये मेरा लाइसेंस है। बाहर कार भी पार्क है। जी सर। क्या करें सर, सरकार ने ऑर्डर दिया है कि आने वाले गेस्ट का वेरिफिकेशन होना चाहिए। एक दिन का चार्ज 1500। नाश्ता सुबह सर्व होगा। इसके अलावा कुछ मंगवाएंगे तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। ये लीजिए चाबी, आगे से राइट, पहला कमरा। सब कुछ उसमें अवेलेबल है। राहुल ने कुछ एडवांस रुपए दिए। रजिस्टर में अपना नाम, पता और साइन किया। मैनेजर ने हेल्पर को आवाज़ लगाई, गोपाल साहब का कमरे में सामान रखवा दो। गोपाल ने राहुल का सामान रूम में रख दिया। बदले में राहुल ने उसको 100 की टिप दी तो गोपाल बोला, साहब किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप बस ये घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा आपकी सेवा में हाजिर होने। राहुल ने सिर हिलाकर ठीक है कहा। राहुल ने अपने कमरे पर नज़र डाली। कमरे में सभी चीज़ों की व्यवस्था थी। सिंगल बेड, टीवी, हीटर, एक टेबल लाइट, अलमारी। उसने देखा एक खिड़की भी थी। उसने जैसे ही उसको खोला तो ठंडी हवा आने लगी। साथ में एक बगीचा भी था। काफ़ी दूर पहाड़ भी दिख रहे थे। राहुल ने अपने बैग से सामान निकाला और अलमारी में लगाया। उसको पता था कि वो यहाँ अभी करीब एक हफ्ता से 10 दिन रुकेगा। अब तक दोपहर हो चुके थे। उसने इंटरकॉम करके लंच की सुविधा के बारे में पूछा। जल्दी ही दरवाजे पर घंटी बजी। गोपाल खाना लाया था। राहुल ने खाना लेकर टिप दी और बिल के पैसे चुका दिए। खाना खाने के बाद कुछ देर वो सो गया। वो जब उठा तो शाम के 7 बज चुके थे। बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका था। हल्की धुंध भी थी। अचानक से कोई आहट सुनाई दी। खिड़की से देखा, कोई नहीं था। वो अंदर बेड पर आ गया। फिर उसको आहट सुनाई दी। इस बार भी कोई नहीं था। उसको हैरानी हुई। थोड़ी देर बाद उसको परछाई दिखाई दी। उस परछाई ने राहुल के कमरे में देखा। राहुल ने जब उसका चेहरा देखा तो पाया कि उसकी आंखें नीली थी। वो नीली आंखें उसको घूर रहे थे। वो थोड़ा घबरा गया। वो नीचे गया और मैनेजर से पूछा, मैनेजर साहब, इस लॉज में क्या कोई और भी गेस्ट है? नहीं सर, आजकल का ऑफ सीजन में कौन ही आएगा। मैंने बाहर किसी लड़की की परछाई को देखा। तो इस पर गोपाल बोला, कौन होगा साहब इस टाइम? तो राहुल ने कहा, मैंने सच में देखा, उसकी आंखें शायद नीली रंग की थी। तो इस पर मैनेजर घबरा कर बोला, सर लगता है आपने उस नीली आंखों वाली आत्मा को देखा है। तो इस पर राहुल बोला, क्या ये सब नॉनसेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी किनको बताने आ गया यार। ये बुदबुदाता हुआ वो अपने कमरे में चला गया। रात को उसने डिनर मंगवाया तो गोपाल ने कहा, सर ये आपका डिनर, थोड़ी देर में कंबल भिजवाता हूँ। और हाँ साहब, खिड़की बंद ही रखिएगा रात में। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खाना खाया और सो गया। जब सुबह उठा तो 8 बज चुके थे। दिन में वो तैयार होकर घूमने निकल गया। ऊटी का बाजार
मॉल रोड, इन सब जगहों पर घूमा। दोपहर को वो वापस लौट आया। दोपहर को उसने खाना खाया, फिर थोड़ी देर सो गया। शाम को 5 बजे उठा और उसने चाय पी। राहुल कविताएं, कहानियों का भी शौकीनी तौर पर लिखता था। वो ऊटी किसी नई कहानी की तलाश में आया था। वो लॉज से निकलने ही लगा था कि गोपाल ने उसे रोक दिया और कहा, साहब, इस टाइम बाहर जाना ठीक नहीं होगा। क्यों? साहब, वो नीली आंखों वाली प्रेत आत्मा वो बाहर ही घूमती है। क्यों मुसीबत में पड़ना चाहते हो? गोपाल, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। ये बस एक मन का डर है, वहम है। जो मर जाते हैं वो लौट कर नहीं आते हैं। आते हैं, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है वो मरने के बाद वापस आते हैं उनको पूरा करने। एक पल के लिए ये बात सुनकर राहुल घबराया। फिर उसने खुद को समेटते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, समझे? ये लो कुछ रुपए, मेरे आने से पहले डिनर मंगवा लेना। ये कहकर राहुल बाहर टहलने चला गया। राहुल टहलते टहलते थोड़ा आगे निकल आया था। धीरे धीरे टहलते हुए मन में कहीं ना कहीं नीली आंखों वाली आत्मा का खौफ भी था। अगर कहीं सच में रास्ते में वो आ गई। काफी धुंध हो रहे थे, बहुत ज्यादा ठंड थे। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो भी वहीं थोड़ी दूरी पर टहल रहे थे। वो अकेले ही लग रहे थे। उसके प्रति थोड़ा कंसर्न दिखाते हुए राहुल ने उसके पास जाकर उस लड़की को कहा, इस समय यहाँ अकेले घूमना सेफ नहीं है मैम। उस लड़की ने राहुल की ओर देखा। राहुल एकदम भौचक्का रह गया। उसकी आंखें नीली थे। वो एकदम घबरा गया और उसने सोचा, यार ये तो वही है। तभी उस लड़की ने कहा, आपने मुझसे कुछ कहा क्या? राहुल ने घबराते हुए कहा, नहीं तो। आप मुझे देखकर घबरा क्यों रहे हैं? ऐसे जैसे कोई भूत देख लिया हो। आपको पसीना आ रहा है, आप ठीक तो हैं? जी, आपकी आंखें क्या हुआ? मेरी आंखों को नीली हैं। तो आपने कभी नीली आंखें नहीं देखी? जी देखी हैं, पर क्या? नीली आंखों वाली आत्मा? कौन, मैं? हाँ। किसने कहा ये तुमसे? सब कह रहे हैं कि यहाँ नीली आंखों वाली आत्मा है और तुमने मान लिया? हाँ। तभी लड़की बोली, अब मुझे समझ आया कि सब मुझे देखकर ऐसे डर क्यों रहे हैं। मैं यहाँ 3 दिन पहले आए थे, तब से जो मुझे देख रहा है वो मुझसे डर रहा है। तो राहुल ने कहा, मतलब तुम भूत नहीं हो? नहीं। राहुल हंसने लगा। लड़की भी साथ में हंसने लगी। राहुल ने कहा कि ऐसे रात को घूमना अकेले ठीक नहीं है। तो इस पर लड़की ने कहा, फिर साथ में टहलते हैं। आपका लॉज कौन सा है? तो इस पर राहुल ने कहा, वो शिरपा लॉज। और आपका? तो इस पर लड़की बोली, आपके लॉज के पास में ही जो लॉज है ना, वही। तो चलिए वापस साथ में भी जा सकते हैं। तो इस पर राहुल ने पूछा, आपका नाम? लड़की ने अपना नाम प्रेरणा बताया। राहुल ने प्रेरणा से पूछा, तुम अकेली आई हो ऊटी? नहीं, मेरे पति साथ में, वो सो रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं टहलने आ गई। और आप? तो इस पर राहुल ने जवाब दिया, मैं अकेला ही आया हूँ, कहानी की तलाश में। इसके साथ ही राहुल ने एक और सवाल पूछा, कल रात तुम ही मेरे रूम के बाहर थे? तो इस पर प्रेरणा ने जवाब दिया, हाँ मैं ही थे। आज की तरह कल रात भी टहल रहे थे, तुम्हें बुलाना चाहते थे क्योंकि खिड़की से बाहर तुम्हारा पर्स गिरा हुआ था।
जब तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैंने तुम्हारे रूम में अंदर फेंक दिया। तो इस पर राहुल ने कहा, और मेरे लॉज का हेल्पर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। वो बोल रहा था कि कोई आत्मा है नीली आंखों वाली। फिर राहुल ने पूछा, अच्छा ऐसा भी क्या है ऊटी में? तो इस पर प्रेरणा ने कहा, याद है? ये कहकर वो गंभीर हो गई। कैसी याद है? अच्छी और बुरी दोनों? दोनों कैसे? अच्छी यादों के लिए इंसान ज़रूर उस जगह पर वापस जाता है, पर अगर बुरी यादें हों तो भला वापस क्यों जाएगा? 3 साल पहले मैं और मेरे पति यहाँ घूमने आए थे, शादी के बाद पहली बार। ओह, मतलब अच्छी यादें? हाँ, बहुत अच्छी यादें। उस समय मौसम भी यही था, जगह लॉज भी यही, सब कुछ यही था। तो इस पर राहुल ने पूछा, तो अच्छी यादें, तो फिर बुरी यादें तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, बुरी यादें भी है। मतलब? जो लोग मर जाते हैं उन पर बुरी यादों का प्रभाव ज़्यादा होता है, तभी तो वो एक जगह बार बार आते हैं। इस बार उसकी आवाज़ कुछ भारी थी। राहुल ये सुनकर पीछे हटा और बोला, तुम्हारा मतलब? ये वही तो जगह है, वो बोली। राहुल घबरा गया। कौन सी जगह? क्या हुआ? इतने में एक कार पीछे से आती हुई दिखी और राहुल चिल्लाया, हटो हटो, कार आ रही है। प्रेरणा आगे बढ़ती रही। राहुल ने हाथ खींचकर हटाना चाहा, पर यह क्या, वो उसको हाथ लगा ही नहीं पाया, क्योंकि वहां कोई शरीर ही नहीं था। गाड़ी ऊपर से निकल गई और प्रेरणा वहीं की वहीं खड़ी थी। राहुल को पसीने आने लगे। डर के मारे वो कांप रहा था। वो समझ गया था कि प्रेरणा कोई इंसान नहीं, एक प्रेत है, नीली आंखों वाली प्रेत। तभी प्रेरणा बोली, 3 साल पहले मैं ऐसे ही घूमने निकली थी। एक कार ने मुझे टक्कर मारी और मैं वहां दूर जाकर गिरी। खून में लथपथ था मेरा शरीर। मैं सब देख पा रहे थे। यहीं बाहर से मेरे पति रो रहे थे। मैं बेबस उन्हें देखे जा रहे थे, पर मरे हुए लोगों को कोई नहीं देख पाता, तो मुझे कौन देख पाता? इसलिए मैं एक भटकती हुई रूह बन गई। अब मुझे सब लोग देख पाते हैं, मेरी नीली आंखों को भी। राहुल अपनी जगह पर जम चुका था। उसके पैर हिल नहीं पा रहे थे। प्रेरणा की नीली आंखें गहराई से बोल रहे थे, उसको भयभीत कर रहे थे। प्रेरणा बस यही बोली, तब से आज तक मैं यहीं हूँ, भटकती हूँ और तड़पती हुई। राहुल बेहोश हो गया। प्रेरणा हवा में विलीन हो गई। जब उसको होश आया तो वो अपने लॉज पर था। गोपाल ने पूछा, आप वहाँ बेहोश पड़े थे साहब, क्या हुआ था? तो इस पर राहुल ने कहा, तुमने सही कहा था गोपाल। क्या साहब जी? यहाँ भूत प्रेत भी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हमेशा की तरह ही उस रात भी मैं वापस काम से घर लौट रहा था। रास्ते में हमेशा की तरह ही मैं अकेला ही था, क्योंकि रास्ता सुनसान और जंगल वाला था। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी, जिसकी रोशनी के सहारे मैं आगे बढ़ रहा था। हालांकि रास्ते पर लाइट्स थी, मगर काफ़ी दूर दूर पर, जिस वजह से रास्ते पर आधी अधूरी रोशनी ही पहुंच पा रहे थे। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का दोस्त राजेश है। राजेश, जिसे ना जाने कितने ही सालों से मैंने नहीं देखा था, मगर उसका चेहरा मुझे आज भी अच्छे से याद है।
राजेश ने मुझे देखा और फिर मेरे हाथों में एक कागज की पुड़िया थमा दी। मैंने उस पुड़िया को खोल कर देखा तो वो एक चिट्ठी थी। मैंने राजेश से पूछा, ये क्या है बे? क्या तू बोल नहीं सकता? ये चिट्ठी क्यों पकड़ा रहा है? इस पर राजेश ने कहा, बस इसे पढ़ता जा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतने सालों के बाद मिले हैं और ये क्या मुझे बेकार सी चिट्ठी पढ़ने को कह रहा है। खैर फिर भी मैंने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसमें राजेश ने अपने हिसाब से लिखा हुआ था, मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ था और बचपन भी यहीं बीता था, पर मैं जब 15 का हुआ तो पिताजी के तबादले के वजह से हमें रतलाम जाना पड़ा। लेकिन मुंबई से मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। रतलाम भी अपने आप में शानदार है, पर मुंबई से कई ऐसी यादें जुड़ी है जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। ये घटना तब की है जब मैं 14 साल का था और अपने कुछ दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जाया करता था। मैं जहाँ रहता था वहीं पास ही एक वीरान कॉलोनी थी जो लगभग खंडर बन चुकी थी। उस कॉलोनी के आसपास का इलाका भी वीरान था और वहाँ कई पेड़ और झाड़ियाँ भी उग गई थी। कई सालों में उसी कॉलोनी के पास एक मेन रोड जाती थी। बस हमें इस वीरान इलाके में जीवित लोग नजर आते थे। इनमें से ज्यादातर लोग अपने काम और कॉलेज से आते जाते थे इस रोड से। हमारी कॉलोनी से साइकिल चलाने के लिए बस यही जगह थी, इसलिए हम उस वीरान कॉलोनी में जाया करते थे। वहाँ रास्ते काफ़ी बड़े थे और खुले थे। रास्तों में कोई रुकावट नहीं थी, जिसकी वजह से हम दिल खोलकर साइकिल रेस लगाते हैं। यूं ही एक बार मैं अकेला ही साइकिल चलाने चला गया उस वीरान कॉलोनी में, और इत्तेफाक से उस दिन रोड पर भी बहुत कम लोग ही थे। ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश का मौसम था, आसमान पर जैसे अंधेरा सा छा गया था और रोड किनारे पेड़ों पर लगे फूलों की खुशबू ने मूड खुश कर दिया था। धूप भी नहीं थी, वहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। मैं तब साइकिल रोड के कई बार से चला रहा था और तब मुझे वो दिखी, वो जिसकी सूरत मैं कभी नहीं भूल सकता। रोड के दाईं ओर लाल फूलों वाले पेड़ की छांव में एक सुंदर लड़की थी जिसने सफ़ेद रंग की कुर्ती और जीन्स पहन रखे थे। उसने काले छोटे बाल और सिर्फ बाल उसके गर्दन तक थे और चेहरे पर मोह लेने वाली मुस्कान। उसकी नज़र मेरी नज़र से मिली और फिर उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे हाथ हिलाकर इशारा किया। मेरी आंखें उसी लड़की की ओर गड़ गईं और मैं आने जाने वाले आसपास की दुनिया से बेखबर जैसे होश ही खो बैठा और जा टकराया एक हट्टे कट्टे सरदार जी से। उनसे माफ़ी मांगकर मैं मुड़ा तो देखा वो लड़की वहाँ कहीं नहीं थी। सिर्फ कुछ ही पलों में वो लड़की अचानक कहाँ चली गई, पता नहीं। उस लड़की ने मुझ पर क्या जादू किया था, पर अब मुझे उसे दोबारा देखना था। ये बात मैंने अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा कि इस रोड पर कॉलेज के लड़की लड़कियां आते जाते रहते हैं। अगले दिन वो लड़की शायद उसी समय वापस दिखे, इसीलिए मैं हर दिन ठीक उसी समय पर इंतज़ार करने लगा उस लड़की का, मगर वो मुझे कभी नहीं दिखी। इस बात से कि मैं उस लड़की को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा मेरा दिल टूट गया और मैं कई दिनों तक उदास रहा। फिर मैं 10वीं कक्षा में चला गया और 10वीं की पढ़ाई के चलते उस लड़की की यादें मेरे दिमाग के एक कोने में जाकर छुप गईं। मैंने 10वीं बहुत अच्छे से पास किया और फिर अपने परिवार के साथ रतलाम शिफ्ट हो गया, नए शहर में बसने, वहाँ की ज़िंदगी की आदत डालने, कॉलेज में एडमिशन
और फिर कॉलेज की पढ़ाई ने मेरा ध्यान उस लड़की से भटकाए रखा। कॉलेज पूरा करने के बाद मैंने एक अच्छी सी नौकरी ढूंढी और फिर वापस आ गया अपने असली घर मुंबई में। 10 सालों में मुंबई काफ़ी बदल चुका था। अब यहाँ भीड़ भी बढ़ गई थी और ऊंची ऊंची इमारतें भी थी। मैंने मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज बैठा रखी थी और वो थी उस लड़की को ढूंढना। पर क्या 10 सालों में मैं उस लड़की को पहचान पाऊंगा, उसे ढूंढ पाऊंगा? ऐसा थोड़ी ही हो पाएगा। यही सवाल मेरे दिमाग में कई बार आया, मगर मैं निराश नहीं हुआ। मैं फिर अपने पुराने घर की ओर गया। हमारी और वो वीरान कॉलोनी कब की गिरकर वहाँ नई बिल्डिंगें बनाई जा चुकी थी और अब वहाँ वो रोड भी नहीं था और जैसा का तैसा। पर मुझे वहीं पास ही में किराए का एक मकान मिल गया, जहाँ से वो थोड़ा सा जो रोड बचा था वो मुझे दिखाई देता था, ताकि कभी वो लड़की मुझे दिख जाए। मैंने फिर अपनी तहकीकात शुरू की और वहाँ के पुराने स्थानीय निवासियों से पूछा और मेरे कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। इनमें से कुछ लोगों ने उस लड़की को देखा था। इसके बाद मुझे कुछ और लोग भी मिले जिन्होंने उस लड़की को देखा था। इनमें से कुछ की कहानी लगभग मेरी तरह ही थी, पर कुछ की अलग। कुछ लोग जब अपने वाहन से जा रहे थे तब वो लड़की अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ जाती और फिर गाड़ी के आर पार हो जाती। मुझे पहले इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि वो लड़की असल में एक आत्मा है, पर हाल ही में जिन लोगों ने उस लड़की को देखा था उनके अनुसार वो एक जवान लड़की थी। मैं इन सब बातों से कंफ्यूज होने लगा था। इसी बीच एक तहकीकात के दौरान एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा इन आत्माओं के चक्कर में मत पड़ो, उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर मैं उसे न भूल पा रहा था और ना ही उसे जाने दे पा रहा था। बस यही तो मेरी दिक्कत थी। मैंने उस लड़की की पहचान के बारे में जानने की भी कोशिश की, पर कुछ भी पता नहीं चला। इन सभी किस्सों पर गहराई से सोचने पर मुझे एक बात ही पता चली कि वो लड़की जब भी किसी को दिखती है तो सिर्फ एक बार ही दिखती है। उसे दोबारा किसी ने नहीं देखा। साथ ही वो आत्मा कोई बुरी नहीं। वो बुजुर्ग से लेकर बच्चों और मर्दों से लेकर औरतों को सबको दिखी है, पर किसी को भी उस लड़की को लेकर आकर्षण नहीं हुआ जैसा कि मेरे साथ हुआ। कई लड़कों के हिसाब से वो उनकी द्वारा देखी गई सबसे सुंदर लड़की थी, पर फिर भी उन्हें उस लड़की से इश्क नहीं हुआ। शायद वो लड़की कोई जादू नहीं करती लोगों को, और शायद उसके लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है। इसलिए मैंने एक फैसला लिया जो शायद लोगों को बेवकूफ़ाना लगे, पर यही एक तरीका था जिससे उस लड़की को दोबारा देखने की मेरी तमन्ना शांत हो। तो मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि ये सब लिखते वक्त मैं अपने पूरे होश व आवाज़ में हूँ, और ये सब मैं अपनी खुद की मर्जी से कर रहा हूँ। बस इतना चाहता था कि मेरे परिवार को और दुनिया को मेरी प्रेम कहानी पता चले। इसलिए एक आत्मकथा रूपी सुसाइड नोट लिखने जा रहा हूँ। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे उस लड़की को दोबारा देखना है, बार बार देखना है, और ये तमन्ना तभी पूरी हो सकती है जब मैं भी आत्मा बन जाऊं। इसलिए मुझे मरना ही होगा। पूरा लेटर पढ़कर खत्म करने के बाद मैंने नजर घुमाकर राजेश की तरफ देखा और फिर मैंने कहा, अबे तू पागल है क्या? एक लड़की के चक्कर में ये सब क्या कर रहा है? इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर ये क्या, मेरा हाथ उसके हाथ के आर पार हो गया। मैं चौंक सा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया।
मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार कैसे हो गया। तभी राजेश ने रुककर मेरी तरफ देखा और फिर एक मुस्कान दी और फिर हवा में धुआं सा हो गया। यानी कि राजेश मर चुका था।